Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School Surat, subject Sanskrit, standard 9, chapter number 2, અભ્યાસ 2, કારક વિભક્તિ પરિચય. હું અત્યારે તમને પાર્ટ 1 સમજાવીશ અને પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પાર્ટ 2 સમજાવીશ. अभ्यास नंबर 2 कारक विभक्ति परिचय. रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, त्वं यानेन गृहं गच्छसि. शिक्षकात् छात्राः वेदस्य मन्त्रं पठन्ति. थर्ड, छात्रः प्रश्नस्य उत्तराणि लिखन्या संचिकायां लिखति. इसमें 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं. तो इन अबाउ सेंटेंसेस देयर आर 4, 5 and 6 words, verbs respectively. These verbs can be divided into 2 parts. First, noun कारक पद and second, verbs क्रियापद. In the first sentence, 3 verbs त्वं, यानेन and गृहं are nouns, whereas गच्छसि is the only verb. Similarly, in others 2 sentences also, पठन्ति and लिखति are verbs and remain all are nouns. कारक पद is also called is noun पद noun. मतलब कि आपको जो ऊपर जो 3 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से है 4, 5, 6 है. तो इसमें सबको मिलाकर ये 2 भाग पढ़ मतलब कि 2 पार्ट में विभाग है. फर्स्ट है कारक पद और दूसरा है क्रियापद. इसमें फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है त्वं यानेन एंड गृहं. वो क्या है? वो सब है कारक पद है. मतलब कि त्वं यानेन गृहं है वो नाउन्स मतलब कि कारक पद है. और दूसरा है कि गच्छसि मतलब जो गच्छसि दिया गया है वो मतलब कि क्रियापद है. और इसमें है कि दूसरे जैसे 2 वाक्य में पठन्ति है लिखति, पठन्ति लिखन्ति है वो नाउन्स है मतलब कि नाम पद है. और सबको क्या नाम से मतलब कि जो सब है उसको कारक पद मतलब कि नाम पद से नाम से उसको पहचाना जाता है. अभी the words कारक means the words oblique thing which makes action that takes place in called कारक. मतलब कि कारक का अर्थ क्या है? तो कारक शब्द का अर्थ होता है कि क्रिया को जन्म देने वाले. मतलब क्या है? क्रिया को जन्म देने वाले पदार्थ और वस्तु. मतलब कि जो पदार्थ है और वस्तु मतलब चीज़ है उसको कारक पद क्या कहा जाता है. तो देयर आर 6 कारक. एग्जाम्पल दिया गया है कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, गिव अपादान पंचमी, सेपरेशन एंड अधिकरण सप्तमी. all their कारक्स आर more less helpful making action takes place. To understand this, look at the following chart. तो इसमें है कि जैसे कि एक क्रिया को जन्म देने वाले मतलब कि जो क्रिया है जो हम लोग जो कार्य करते क्रिया मतलब कि जो मैं आपको मेरी पढ़ाने की क्रिया है. तो जो क्रिया को जन्म देने वाले मतलब कि जो हम लोग कार्य करते हैं वो उसका जन्म होने वाले पदार्थ और वस्तु मतलब कि जो चीज़ है इसको कारक पद कहते हैं. और ऐसे कारकों की संख्या कितनी है? 6 कारक. तो इसमें 6 कारक है जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान एंड अधिकरण. अब ये सब है जो कारक जो क्रिया को जन्म देने वाले इसमें वो हेल्प मतलब कि मदद करते हैं. तो इस चीज़ को समझने के लिए हम नीचे का चार्ट देखेंगे. इसमें मैंने आपको जो नोटबुक्स में लिखना है हेडिंग लिखना अभ्यास नंबर 2 द वर्ड्स. कारक मीन्स द
the words thing which makes action that takes place is called कारक। तो मैंने आपको समझाया था कि जो क्रिया को जन्म देने वाले पदार्थ और वस्तु को कारक के नाम से कारक का कहा जाता है। तो इसमें 6 कारक हैं, तो आपको इसका चार्ट बनाना है और लिखना है। पहले हेडिंग में कारक लिखना है, उसके बाद है आपको स्लीपिंग लाइन करना है। उसके बाद जो लिखना है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। मतलब कि कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति नॉमिनेटिव, कर्म द्वितीया एडजेक्टिव, करण है तो इंस्ट्रूमेंटल, संप्रदान चतुर्थी डेटिव, अपादान एब्लेटिव, संबंध जेनेटिव, अधिकरण लोकेटिव અને संबोधन तो संबोधन कहा जाता है। तो ये विभक्ति के आपको नाम अच्छी तरह याद रखना है। अगर आपको ये विभक्ति का नाम आ जाता है तो आपको इसके साथ आपको समास भी आ जाएगा और संधि भी आ जाएगी और सब कुछ ये मेन कारक अभ्यास नंबर 2 पर है। तो आपको अच्छी तरह ये कारक विभक्ति का चार्ट ये आपको नोटबुक्स में लिखना है। आपको एक चार्ट दिया गया है कि मेन वर्ब्स है, मतलब कि क्रिया है। तो लिखती पद है, लिखती क्रिया पद दिया है। तो जो छात्र मतलब कि जो छात्र विद्यार्थी मतलब करता है, तो कर्म मतलब कि उत्तराणी मतलब छात्र क्या क्या उत्तर। तो लिखने मतलब के करण मतलब साधन दिया गया है। ज्ञान है ज्ञान है तो संप्रदान और पुस्तकात मतलब पुस्तकात अपादान मतलब वर्गखंड मतलब के वर्गखंड में से हमें लिख रहा है। तो एक विद्यार्थी है जो प्रश्न के उत्तर है वो पुस्तक में से लिख रहा है। ऐसा आपको चार्ट बताया गया है। आपको इसमें नोटबुक्स में नहीं लिखना, खाली समझना है। In the above chart 6 different कारक्स of the words from लिखती writes क्रिया are used simultaneously. Sometimes words related to six कारक्स are also used in the sentence. Example with the subject छात्रः. A relative words गुरुकुलः can also be used similarly with the object छात्राणि. The words प्रश्न and with the instrument लेखन्या the words कास्ता denoting relation can also be used in the context of the other कारक्स also. It's same to the understand this book start following. तो इसमें ऊपर आपको जो मैंने चार्ट समझा है इसमें लिखती तो जो अलग अलग 6 कारकों के साथ में प्रयोग किया गया है। तो 6 कारकों का उसके साथ संबंध वाक्य में दिया गया है। तो जैसे कि छात्र मतलब वो जो करता है और जो गुरुकुल से मतलब गुरुकुल से संबोधन पद दिया जाएगा। तो इसमें है कि उत्तराणी कर्मणि उत्तराणी कर्म है और प्रश्न लेखन है करण का संबंध सूचना दिया गया है। तो ऐसे संदर्भ में हमको दूसरा चार्ट हम अभी देखेंगे। ये आपको एक चार्ट दिया गया है कि गुरुकुलस्य गुरुकुलस्य मतलब गुरुकुल का शाखा दिया गया। तो पहले चार्ट में हम लोगों ने देखा कि लिखती क्रिया है, छात्र है करता है, उत्तराणी कर्म है, लेखनीय करण है, ज्ञानाय संप्रदान है, पुस्तकात अपादान अधिकरण वर्गखंडे। तो ऐसा हमने चार्ट पहले देखा है। अभी हम लोग पूरा सेंटेंस देखेंगे कि करता है तो करता कौन है, तो गुरुकुलस्य छात्र ने कर्म मतलब कि उत्तराणी किसका उत्तराणी प्रश्नों के उत्तर लिखना किससे लिखना है मतलब साधन दिया गया करण मतलब साधन। तो कास्ता मतलब कि करण कास्तन के लकड़े के लिख रहा है। तो ज्ञान है तो संप्रदान है तो उसे संस्कृत से तो किसमें से इसको ज्ञान मिलता है संस्कृत के बुक से ज्ञान मिलता है। मतलब कि अभी वो अपादन मतलब कि मित्रस्य अपादन पुस्तकात मतलब ये कहाँ से लिख रहा है कि मित्र के पुस्तक में से। और वर्ग खंड मतलब कि स्थान दिया गया है कि कहाँ लिख रहा है तो तस्य वर्गखंडे। तो ये चार्ट में लिखा गया है कि गुरुकुलस्य छात्र प्रश्नानि उत्तराणि प्रश्न उत्तराणि काष्ठं लेखन्या संस्कृतस्य ज्ञानाय मित्रकस्य पुस्तकात् वर्गखंडे लिखति।
तो ये सेंटेंस ऐसा बन सकता है। तो ये लिखती क्रियापद है, तो लिखती से मतलब कि जो जो विभक्ति का जो चार्ट दिया गया है कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन मतलब जो क्रिया है उसके आधार से पूरा सेंटेंस आपको बन रहा है। तो मैं आपको नीचे समझाती हूँ। In Sanskrit language, even the simple sentence can be constructed like this if we write all about mentioned words in correct order. The sentence will be like this: गुरुकुलस्य छात्रः कास्तस्य लेखन्या संस्कृतस्य ज्ञानाय मित्रस्य पुस्तकात् तस्य वर्गखण्डे प्रश्न उत्तराणि लिखति। The student of Gurukula write with wooden pen answer of question from his handbook for getting knowledge of Sanskrit in his class. In this sentence, 6 कारक each with is a relative nouns used. तो इसमें आपको मैंने समझाया था कि चार्ट में है कि संस्कृत भाषा में जो वाक्य की रचना है वो की गई। तो इसमें सब पद का जो ऊपर जो विभक्ति मैंने समझाई थी इसमें क्या है कि गुरुकुलस्य छात्रा कास्तस्य लेखन्य संस्कृत ज्ञानाय मित्रस्य पुस्तकात् तस्य वर्गखण्डे प्रश्नाम उत्तराणि लिखते। मतलब कि जो गुरुकुल का जो छात्र है वो लकड़े की पेन से संस्कृत के ज्ञान के लिए मित्र की पुस्तक में से वहाँ पर वर्गखंड में प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस में जो अलग अलग कारक आपको एक साथ में दिए गए तो एक कारक में जो एक दूसरे का उसका संबंध दिखाया गया है। Apart from this, the Sambodhan is also used in the sentence. For example, hey Guru, Gurukulasya Chhatra Uttarani Likhati. The words which is used to address someone is called Sambodhan par. The form of Sambodhan Vibhakti are similar to that of nominative. Prathama is expert न्यूमोनेटिव सिंगुलर। तो इसमें बताया गया है कि जो संबोधन के पद का प्रयोग किया है जैसे कि गुरुकुल छात्रा उत्तरायण मतलब कि जो व्यक्ति है मतलब जो कर्ता है उसको उपयोग किया गया है। तो इसको संबोधन पद के मतलब जो मैंने प्रथमा विभक्ति की जो अलग तो मात्रा जो इसमें जो प्रथमा विभक्ति का जो प्रयोग है वो एक वचन में ही किया गया है। Here you can see that in above sentence some extra ending sound are used with the original noun in the indifferent karak like karta x as it is used in Gujarati. Similarly, Sanskrit too. For the example, chhatra plus visarga uttarani plus ani. So this addition sound ending the noun as the suffix upcase now the meaning of different karak. In English, to the example meanings for each karaka suffix upcase is used the chart given below helps. This will also help to understand the karakas and the case meaning in the Sanskrit language. तो आपने जो देखा कर्ता मतलब कि जो है कर्ता है वो मतलब कि जो नाम पद के साथ तो ये है तो उसको अलग अलग ध्वनि में लिखा गया कि छात्र प्लस विसर्ग उत्तराणी मतलब उत्तर प्लस आणी मतलब ऐसे दिए गए। तो इसमें अलग अलग ध्वनि का उपयोग किया गया। जो ध्वनि उसको विभक्ति के नाम से विभक्ति है तो उसके जुड़े जरा मतलब कार्य के अर्थ दिए गए हैं कि तो इसमें आपको समझना है। तो नीचे जो विभक्ति का जो दिखाएगा वो आपको अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट करना है तभी आपको विभक्ति आएगी। कारक्स एंड सिपॉक्स यूज फॉर टेम इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज मतलब विभक्ति कारक सिपॉक्स यूज इन द इंग्लिश। तो नॉमिनेटिव में कर्ता मतलब कि कोई प्रत्यय दिया गया, एज्यूटिव कर्म तू,
इंस्ट्रूमेंटल तो करण बाय विथ डेटिव संप्रदान फॉर एब्लेटिव अपादान फ्रॉम जेनेटिव संबंध लोकाटिव अधिकरण इन इनटू ऑन अबाउ एमंग ने संबोधन हो मतलब कि जो इसमें जो विभक्ति दिया गया है इसमें कर्ता प्रथम विभक्ति करता है मतलब कि व्यक्ति मतलब खुद होता है वो द्वितीय कर्म है तो जिसके साथ कर्म क्रिया जोड़ी गई है कर्म तृतीयकरण तो मतलब कि उसमें है कि ताकि बड़े मतलब कि जो साधन दिया गया है संप्रदान मतलब कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उस मतलब कि उसके वास्ते या बोला गया है तो अपादान मतलब कि टेबल में से मैंने पुस्तक निकाली तो माथी होता है मतलब कि वस्तु के लिए होता है और अपादान है उसके लिए माथी पढ़ने के कारण षष्ठी में संबंध दिया गया है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संबंध है सप्तमी अधिकरण मतलब कि जो स्थान बताया गया है और संबोधन मतलब कि जिसको हम मान सम्मान देना चाहते हैं उसके लिए हमें संबोधन दिया गया है तो आपको ये चार्ट अच्छी तरह याद रखना है और आपको जो आपके पास पुरानी होगी तो इसमें गुजराती वर्ड्स वो आपको अच्छी तरह याद रखना है। One verse oblique noun can be used as different कारक in the difference in two single words, different verbs, and noun can be used as karta subject at one place, karma object in another place, relating in the context of one verbs और many words that following sentence। तो आपको ये जो मतलब कि जो आगे वाले चार्ट में जो अलग अलग प्रकार के जो कारक दिए गए मतलब कि जो अपने अपना पार्ट में है तो इसके संदर्भ में जो कर्ता कारक कर्म कारक है वो अपने अलग अलग में दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है पुस्तकम अस्ति, सेकंड है छात्र पुस्तकम पठति, थर्ड है पुस्तकेन ज्ञानम भवति, फोर है पुस्तकाय स्थानम अस्ति, फाइव पुस्तका श्लोकम लिखति, सिक्स है पुस्तकस्य नाम रामायणम अस्ति, पुस्तके अस्तु अध्याया सन्ति। तो इसमें फर्स्ट में पुस्तक मतलब कि पुस्तक है मतलब कर्ता पुस्तक है तो सेकंड में दिया गया छात्रा पुस्तकम पठति मतलब जो विद्यार्थी वो पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तकेन ज्ञानम भवति तो पुस्तक में से ज्ञान मिल रहा है, पुस्तकाय स्थानम अस्ति पुस्तक मतलब पुस्तक अपने स्थान पर है और फिर में पुस्तका श्लोकम पुस्तक में से श्लोक लिखा गया तो पुस्तक से नाम रामायण पुस्तक का नाम रामायण है और पुस्तक के अस्तु अध्याय पुस्तक में 8 अध्याय दिया गया है। तो इसमें पैसे और पुस्तक मतलब कर्ता है, कर्ता मतलब होता है जो विसर्ग आता है तो सेकंड जब अकारण नपुंसकलिंग आता है मैं बाद में आपको समझाती हूँ। अकारण नपुंसकलिंग में छात्र मतलब जो कर्ता है वो इसके साथ विसर्ग लगता है, द्वितीय विभक्ति है कर्म मतलब उसको पहचानने में लास्ट वर्ड में म लंत आता है, थर्ड विभक्ति है करण मतलब इसमें जो लास्ट वर्ड है न या तो अण आता है और फोर्थ में य लगता है और फिफ्थ में त और सिक्स में स्य और सप्तमी विभक्ति आती है इसमें मात्र लिया गया उसको ये एक सिंगुलर मतलब कि एक वचन के रूप दिए गए जो आपको विभक्ति में भी काम लगे समास में भी काम आ जाता है। तो पहला है छात्र तो विषय मतलब कर्ता मतलब पुस्तकम म है तो महलंत है वो द्वितीय विभक्ति, पुस्तक के न लिखा है मतलब साधन के बारे में तो न है तो इसके मतलब कि साधन है तो करण आता है, पुस्तकाय मतलब पुस्तक अपनी पुस्तक स्थान पुस्तक पुस्तक का स्थान लिया गया है और पुस्तक में श्लोक पुस्तक में से हम श्लोक लिखते हैं मतलब उसके में से श्लोक लिखा है, पुस्तक के नाम राम पुस्तक नु मतलब कि इसके साथ संबंध दिया गया है और पुस्तक में क्या है पुस्तक के अंदर है तो अस्तर्ट्य दिए गए। इन अबाउट सेंटेंस नाउ पुस्तक इज यूज्ड डिफरेंट फ्रॉम लो मेंटेन डिक्लेरेशन ऑफ नाउन प्रेजेंट इन संस्कृत टू रिमाइंड डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द नाउन्स। तो इसमें आपको पुस्तक में दूसरा कोष्टक में आपको मैं बताती हूँ।
ये टेबल है वो भी आपको लर्न बाय हार्ट करना है। तो प्रथमा विभक्ति है एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। तो आपको इसमें संस्कृत में दिया गया है कि प्रथमा विभक्ति है तो देवः, मतलब कि देव, देव के बारे में समझा गया है। तो देव को अलग अलग विभक्ति में दिया गया। तो प्रथमा विभक्ति है तो देवः, मतलब मैंने आपको समझाया कर्ता होता है, इसके साथ प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है। द्विवचन में देवो, बहुवचन में देवाः, तृतीया विभक्ति देवम, मतलब कि आपको मैंने समझा कि म हलंत आता है द्वितीय विभक्ति एक वचन में। सेकंड में देवो, बहुवचन में देवान। तृतीया विभक्ति देवेन, मतलब न भी आता है। अगर तृतीय विभक्ति में एक वचन में न आता है तो षष्ठी विभक्ति में देवानम। अगर तृतीय इसमें अणा आता है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन देवा अणाम हो जाता है। मतलब जो तृतीय विभक्ति एक वचन में न आता है तो षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में नाम आता है। अगर अणा आता है तो देवा अणाम हो जाता है। तो देवेन, देवाभ्याम ने देवेह। चतुर्थी में देवाय, देवाभ्याने देवेभ्यः। पंचमी में देवात, देवाभ्याने देवेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में देवस्य, देवयो, देवानां। सप्तमी में देवे, देवयो ने देवेषु। अभी आपको है कि देवः एक कर्ता है, देवम एक वचन में देवम आता है, तृतीय में देवेन, चतुर्थी में देवाय, पंचमी में देवात, षष्ठी में देवस्य, सप्तमी में देवे। देखो मैंने समझा कि विसर्ग लगता है, म लगता है, न लगता है, य लगता है, त लगा, स्य लगता है और देवे। अभी द्विवचन में देवो, देवो, मतलब कि जैसे सेंटेंस दिया गया इसके आपको देखना है। देवाभ्याम, 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 देवयो ने देवयोः। अब बहुवचन में देवाः, देवान, देवेह, देवेभ्यः, देवेभ्यः, देवानां अने देवेषु। जो सप्तमी बहुवचन का है वो आपको अच्छी तरह याद। देवेषु मतलब जब भी जहाँ भी देवेषु आता है या सु, ये षटकोण का सा लगता है या ससले का सा आता है तो इसमें सु मतलब आपको याद करके बहुवचन ही लिखना आता है। तो इसमें सप्तमी बहुवचन ही आएगा। फिर every noun has 7 cases and the 3 numbers, so there are the 21 from together. But now read this sentence. બાલિકા હસ્તીના શ્લોક લખે, બાલિકા હાથી શ્લોક લખે છે અને સેકન્ડ પાછા અગ્નિના ઉદાને मतलब अग्नि पूजन किया गया है। तो देवगण मेघा मेघाविन करती, देवगण मेघा मेघा करती। तो ये आपको जो देवगण वाला देव वाला टेबल है वो आपको अच्छी तरह समझना है। तो मैं ये दूसरा पार्ट में आपको अकरण पुल्लिंग, आपको इस अकरण पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में समझाऊंगी। तो आपको इसमें जो मैंने पहले जो विभक्ति का नाम है उसके साथ जो कौन क्या क्या लगता है वो आपको अच्छी तरह याद रखना है और देव वाला टेबल याद करना है। तो आपको एक वचन का रूप एक टेबल का आपको परफेक्टली याद रखना है, उसके बाद ही दूसरा में जाना है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।